नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हम आज हिंदी गद्य में कूट से संबंधित 2004 से 2019 तक पूछे गए प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। हिंदी गद्य में कूट से संबंधित प्रश्न जिसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र से संबंधित जितने भी कूट वाले प्रश्न हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये कूट वाले प्रश्न 2018, 19, 20 में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे जाते थे पर ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, एक आध दो पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब इस तरह के प्रश्न 5 से 6 प्रश्न तो इस तरह के बनते ही बनते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर को देख के आपने अपनी तैयारी इसी लेवल की करनी है, जिससे आप इस तरह के प्रश्न बना पाएँ। इन सारे वीडियो लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद यही है, इनको टॉपिक वाइज अलग अलग करने का, ताकि इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना आए इस तरह के प्रश्न को डील करने में। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ये कथन ए है। कथन बी, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इनमें से ये दोनों कथन सही हैं या गलत? ये दिसंबर 2004 का प्रश्न है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? जून 2018 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद की कहानियों के पात्र, यहाँ पे दो पात्र दे दिए गए हैं और दो पात्र किसी अलग लेखक के डाल दिए हैं, जिसमें हमें छांटना है। अगर प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हमें पता होंगे तभी हम इनके सही उत्तर लगा पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, ये प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। लहना सिंह और सुनंदा भी देख लेते हैं हम किस लेखक की कहानी के पात्र हैं। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, और ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी का पात्र है, और ये प्रेमचंद्र की है। अमीना ईदगाह का पात्र है, और ईदगाह प्रेमचंद्र की है। सुनंदा जनेंद्र कुमार की कहानी पत्नी का पात्र है। तो देखिए यहाँ पे 3 कवियों की कहानी के पात्र पूछे गए हैं, तो आपने ऐसे ही तैयारी करनी है। अगला प्रश्न, जनेंद्र कुमार की कहानियों का पात्र बताइए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो। ये जनेंद्र कुमार की कहानियों के पात्र हैं। ईश्वर चंद्र नहीं है। अगला प्रश्न, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? जून 2019 का प्रश्न है। ये इकाई जो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक ये दिए हुए हैं अलग से कहानी इकाई के, उनमें से प्रश्न इस तरह के बनते हैं। तो आपने वो सारी कहानियों के विषय वस्तु आपको पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे ऑप्शन को छांट पाएंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। उद्धत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भाग जाने वाली लड़की थी। बी और डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र मिलता है, राजनीतिक गतिविधियां का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। सियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी कहानी में राजनीतिक का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? अब यहाँ पे फिर से प्रेमचंद के उपन्यास पूछ लिए गए हैं। जून 2018 का प्रश्न है। तो इसमें प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं ए, बी और डी। कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। देख लेते हैं किस किस उपन्यास के ये पात्र हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कृष्णचंद्र जो है सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। सोफिया रंगभूमि, हरिप्रसन्न सुनीता उपन्यास का पात्र है, जो ये जनेंद्र कुमार की है। ये गजाधर सेवा सदन का पात्र है। तो यहाँ पे 3 प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र पूछे हैं और एक डाल दिया जनेंद्र कुमार के उपन्यास का पात्र। तो इस तरह आपने तैयारी करनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे चारों विकल्प को डिटेल में लगाया है, आपने भी ऐसे ही चारों विकल्पों के डिटेल को याद करना, तभी आप लगा पाएंगे।
विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास बताइए, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं जिसमें विदेशी पृष्ठभूमि पे आधारित उपन्यास कौन सा है बताना है हमें। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। इसका उत्तर देख लेते हैं हम। वे दिन निर्मल वर्मा की है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा की है, 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा की है, उस शहर तक ये मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सा है, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है ए, बी और सी। झूठा सच, तमस, कितने, पाकिस्तान, ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका हम डिटेल। झूठा सच यशपाल की उपन्यास है और झूठा सच के 2 भाग हैं। एक भाग 1958 का है, दूसरा भाग 1960 का है। और पहला भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। तमस भीष्म साहनी की है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है, छोटे छोटे महायुद्ध, ये मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है तो नोट डाउन करिएगा और अपना तैयारी करिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश में आधारित कौन से उपन्यास नहीं है, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। अब यहाँ पे आंखें बड़ी बड़ी करके देख लेनी है क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं, पूछ रहा है विदेशी परिवेश पे आधारित कौन से उपन्यास नहीं है। तो इसमें कौन सा उपन्यास नहीं है विदेशी परिवेश पे आधारित, तो वो है ए और बी। देख लेते हैं बाकी इसका डिटेल, हम लिख दिया है मैंने यहाँ पे। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। चक्रव्यूह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। वे दिन निर्मल वर्मा का विदेशी परिवेश पे आधारित उपन्यास है। सफ़र के साथी सुनीता जैन की है, ये भी विदेशी परिवेश पे आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न करते हैं, भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक ए और डी कथानक का मुख्य विषय है, जिसमें विभाजन की त्रासदी है, सांप्रदायिक विद्वेष है, ये इसका मुख्य विषय है इस उपन्यास का। तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है भीष्म साहनी का भी। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास बताइए, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है ए और डी। धरती धन न अपना, यथा प्रस्तावित, ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसका हम डिटेल देख लेते हैं। और ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है। कठगुलाब मृदा गल की है, तो ये आपको याद होने चाहिए। यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर की दलित उपन्यास है। और धरती धन न अपना जगदीश चंद्र की है, ये भी दलित उपन्यास है। तो दलित उपन्यास ही पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह बताइए। तो जून 2018 का प्रश्न है। ए और सी, आलोक पर्व, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध हैं। बाकी माटी हो गई सोना, विचार लेते हैं किनकी है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र की है। कुछ उथले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान की है। देख रहे हैं कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न अलग अलग कवियों के रचनाएं देखकर। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह बताइए, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध है सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घी से, आवारा, भीड़ के खतरे। BCD हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। आओ बैठ ले कुछ देर, ये हरिशंकर परसाई का निबंध नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। देख लेते हैं, मैंने उत्तर लगा तो दिया था। हाँ, ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है, जून 2019 का प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए और सी। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है भोलाराम का जीव
और जामुन का पेड़। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी व्यंग रचनाएं हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इनमें से व्यंग रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी। ये व्यंग रचनाएं हैं। देख लेते हैं इनका। हाँ, बी और सी व्यंग रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इन निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? जून 2018 का प्रश्न है। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा नाटक रचित कौन सा है इनमें से? तो वो है बी और डी, संग्राम और प्रेम का बेदी। ये प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे भी देखिए नहीं पूछा है, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। तो ये चीज़ हमें ज़्यादातर ध्यान रखनी है। जहाँ पे भी नहीं रिलेटेड प्रश्न आते हैं ना, इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो प्रश्न पढ़ के ही हम गलत कर देते हैं एक्साइटेड में, भाई हमें तो आता है ये वाला, और गलत करके आ जाते हैं। अब इसमें लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं है इसमें? तो बी और सी ये लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। बाकी अंधा कुआं, राम की लड़ाई ये लक्ष्मी नारायण लाल की है। तो देख लेते हैं बाकी किनकी है फिर ये। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है, अरे मायावी सरोवर शंकर शेष की है, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह की है, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल की है। देखिए यहाँ पे 3 कवि की रचनाएं पूछी गई हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान रखना है। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? जून 2019 का प्रश्न है। अब यहाँ पे ज़्यादातर अब इस तरह के प्रश्न पूछने लगे हैं, कवियों के गद्य विधाओं की विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो आपने तैयारी बहुत ध्यान से करनी है। जो भी आपके पास बुक है उसमें देखिए कि उसमें जो लेखक है किस विधा में किस तरह की रचनाएं लिखते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये तो आपने ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ पे पूछा है भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? जून 2019 का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न उम्मीद है कि 2021 में इस तरह के प्रश्न भी पूछे दोबारा जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से तैयारी करिएगा अपनी, ताकि आप लगा पाएँ इनके प्रश्न। तो कौन सी विशेषता है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है भीष्म साहनी ने अपने नाटकों में। मध्यकालीन धर्मानिधताचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति का भी वर्णन किया हुआ है। तो ए और सी ये दोनों ही सही होंगे भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता, बाकी तो गलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन सा है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो गीति नाट्य में से कौन सा है? अग्निलीक और उन्मुक्त, ये गीति नाट्य हैं। देख लेते हैं बाकी क्या है फिर। अग्निलीक गीति नाट्य है, उन्मुक्त भी गीति नाट्य है, नेपथ्य राग नाटक है, त्रिशंकु निबंध है। तो नाटक निबंध दे के पूछ लिया गया था कि गीति नाट्य कौन सा है इनमें से। 2 गीति नाट्य थे और एक नाटक निबंध, एक नाटक और निबंध दे दिया था। तो देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इस तरह के प्रश्न कूट वाले 18, 19 और 20 में बहुत पूछे गए हैं और पूरी उम्मीद है कि 21 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तैयारी अपनी ऐसे ही रखिएगा। इनको एक जगह संग्रहित करने का मकसद तो मेरा यही है, ताकि आप देख पाएँ और अपनी तैयारी ऐसे ही कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा का है? दिसंबर 2019 का है प्रश्न है। तो इसमें जो कथन है रामविलास शर्मा का, साहित्य की प्रचारात्मक का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और सी, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, ऐसा रामविलास शर्मा जी का कथन है। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 2 गलत हैं। अगला प्रश्न, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, विभाव ही रस का हेतु है। इनमें से जून 2012 का प्रश्न है। तो जून 2012 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने इनको ले लिया है। तो इसका जो पहला है वो सही हो जाएगा और विभाव ही रस का हेतु है, यह आंशिक सही हो जाएगा।
तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? जून 2018 का प्रश्न। तो साधारणीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण अवलंबन तत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोज तत्व व्यापार अनिवार्य है। बी और सी ये सही हो जाएंगे, बाकी जो दिए हैं ए और डी ये गलत हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभिनव गुप्त के अनुसार जून 2019 का प्रश्न है। अनुभव गुप्त क्या कहते हैं, ये कथन दिया हुआ है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, ऐसा अभिनव गुप्त का कहना है। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी गलत हो जाएंगे। मैं बाकी विकल्प जो नहीं है सही उनको नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाए। फालतू की गप तो मुझे करनी नहीं है वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा कंटेंट दे दूँ, इसीलिए मैं फालतू की बातें भी नहीं करती हूँ, वरना बातें तो मेरे पास भी होती हैं बहुत सी करने को। तो इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको कंटेंट मिले उसमें। तो इसमें इसीलिए मैं जो अन्य विकल्प जो होते हैं, जो सही उत्तर नहीं होता है, उनका नहीं पढ़ती हूँ, ताकि वीडियो ना लंबा हो ज़्यादा। जिस तरह बाकी चैनल वाले अपने वीडियोस को बहुत लंबा खींच देते हैं विकल्प को भी बता के, और 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करवाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में करवा दूँ, छोटे से वीडियो में ज़्यादा कंटेंट। इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, बाकी तो गलत ही हैं। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार बताइए, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं सी और डी, बीज और बिंदु। तो अर्थ प्रकृति के प्रकार जो 1 लाइन वाले प्रश्न हैं, इसका प्रश्न पूछा गया था 1 लाइन वाले में, तो मैंने इसके पूरे प्रकृति के प्रकार बताए थे, अर्थ प्रकृति के प्रकार। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा। बाकी आप यूथ कंपटीशन टाइम की तो बुक पढ़ ही रहे हो, या फिर कोई और बुक जो आपको पता हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल में सॉल्व किया हो, वो बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको तो ये मिल ही जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में यहाँ पे करवाऊँ, इनके उत्तर सहित लगा के। जितना मुझसे हो पड़ा है मैंने आपको लगा के दिया है। बाकी आप पूरा पढ़ना, पूरे चारों ऑप्शन को विद डिटेल, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आपको तो पता ही है फिर। सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? जून 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पे किस वाद से कौन से लेखक का संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार 17, 18, 19, 20, 21 में भी पूछे जाएंगे डैम श्योर। तो आप ध्यान रखिएगा। किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो ए और बी, मादाम बावेरी, जॉन लॉक का संबंध यथार्थवाद से है। बाकी ये जो 2 लास्ट के कवि हैं, लेखक हैं, इनका भी देख लेते हैं किनसे संबंध है इनका। लगा दिया है मैंने यहाँ पे। सैमुअल का जो संबंध है वो उत्तर आधुनिकतावाद से है, और क्लॉड लेवी स्ट्रॉथ का संबंध उत्तर संरचनावाद से है। यहाँ पे 2 पूछे गए थे यथार्थवाद का, तो वो ए और बी यथार्थवाद से हैं। बाकी सी उत्तर आधुनिकतावाद से, क्लॉड लेवी स्ट्रॉथ ये हैं उत्तर संरचनावाद के। तो ये उत्तर संरचनावाद से संबंध रखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार दिसंबर 2019 का प्रश्न बताइए। कॉलरिज के कथन कौन से सही हैं? बी और डी सही हो जाएगा। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, और कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती, ऐसा कॉलरिज जी कहते हैं। बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो किन अर्थों में की है? अरस्तु
के विरेचन पदों की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो ये की है ए और सी, धर्मपरक और कलापरक के अर्थों में की है। अरस्तु जो हैं अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। दिसंबर 2004 का प्रश्न है, तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? जून 2008 का प्रश्न है। अब यहाँ पे दलित आत्मकथा पूछ ली गई है, तो ए और सी दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, ये सारे मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, डिटेल उत्तर सहित देख लेते हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की है, आत्मकथा है। और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की है। गर्दिश के दिन कमलेश्वर की है। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे दलित आत्मकथा पूछी है, तो ए और सी ये दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया दलित आत्मकथा है। देखिए यहाँ पे 2 दलित आत्मकथा दे दी और 2 आत्मकथा दे दी, कितना कन्फ्यूज़न के लिए। तो देख सकते हैं एनटीए किस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछती है। तो हमने भी ऐसे ही तैयारी करनी है ताकि हम उनके घुमाव में ना आए और आराम से उनके ऑप्शनों को छाट पाएँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। अब यहाँ पे आत्मकथा पूछ ली गई है, तो सही उत्तर बताना है हमने। ए, बी और डी ये आत्मकथाएं हैं। उत्तर लगा दिया, देख लेते हैं। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है। धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की है। तो ए, बी और डी ये आत्मकथा है, तो ये हमने याद रखना है। हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रचनाएं किस विधा की हैं। इस तरह के प्रश्न भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है इनको। हिंदी की यात्रा वृत्तांत बताइए। यहाँ पे पता क्या होता है, अब किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, यहाँ रचनाएं दे दी जाएंगी, अब पूछ लिया जाएगा ये रचना कौन सी विधा की है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं घुमाने के लिए। अब तो कवि की रचनाएं पहले पूछी जाती थी कि कौन से कवि की कौन सी रचनाएं हैं, अब रचनाएं दे के पूछ ली जाती है किस विधा से हैं। तो आपने इस तरह तैयारी करनी है बहुत ही ध्यान से। निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत बताइए, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इनमें से अब हमें बताना है यात्रा वृत्तांत कौन सी है। 4 विकल्प दिए हैं, सही बताना है उत्तर हमें। अरे ययावर रहेगा याद, आखिर चट्टान तक, ये हिंदी की यात्रा वृत्तांत है। देख लेते हैं, अब इसका उत्तर देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, याद हो कि ना याद हो संस्मरण है। अरे ययावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत, जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण। अब जो याद वाले जो विकल्प होते हैं ना, ये ज़्यादातर हमें लगता है ये संस्मरण ही होगा, पर यहाँ पे देखिए याद वाला यात्रा वृत्तांत भी दे दिया है कन्फ्यूज़न के लिए। तो बहुत घुमाते हैं एनटीए नेट वाले, तो हमने घूमना नहीं है उनके इन ऑप्शनों से। हमने अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि हम अच्छे से छाट पाएँ इनके विकल्प को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य बताइए, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इनमें से हमें डायरी साहित्य बताना है। डायरी साहित्य कौन सा है? प्रवास की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ए और सी। हाँ, ए और सी इसका डायरी साहित्य है। बाकी देख लेते हैं, उत्तर लगा दिया मैंने। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है, जो 1971, ये पूछा गया था 2020 में, आपने ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन की डायरी, इसका सन पूछा गया था, आई थिंक ध्यान नहीं है, आप याद रखिएगा। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो 1976 की है। दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 की है, रघुवीर साहे की। ऋण जल धन जल फणेश्वर नाथ रेणु की है, ये रिपोर्टाज विधा से ली गई है ये। तो देखिए यहाँ पे कैसे पूछा गया है, ए और सी साहित्यिक डायरी हैं, बाकी रिपोर्टाज दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? जून 2019 का प्रश्न है। किन किन विधा में अपने रचनाएं लिखी हैं? तो ये लिखी हैं ए और बी। उन्होंने सिर्फ नाटक और उपन्यास ही लिखा है, कविता और आलोचना तो बिल्कुल ही नहीं लिखी। तो सही उत्तर ए और बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि, दिसंबर 2012 का प्रश्न है। सही बताना है हमने, ए और बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विधि साहित्यिक विधियों में सृजन हुआ, ये दोनों सही हैं। लेकिन खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ये गलत है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, जून 2018 का प्रश्न। तो इसमें सही उत्तर बताना है, 4 विकल्प दिए हैं। तो खड़ी बोली के संबंध में क्या सही है, ये 4 विकल्प दिए हैं, तो बताना है हमने। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, सही। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही। खड़ी बोली का उद्भव सौर और सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, बिल्कुल सही। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे विकल्प में जो नहीं वाले आते हैं ना ऑप्शन, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो ज़्यादातर नोटिस करिएगा आप, नहीं वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते, मतलब गलत ही होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। खड़ी बोली के संबंध में प्रयोग ए, बी और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। आपको सारे अलंकार पता होने चाहिए। तो सादृश्य मूलक अलंकार हैं बी और सी, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं। अगला प्रश्न, चलिए ये तो खत्म हो गया। ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं आप, कितनी मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं डेली अपडेट और मॉक करती रहती हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।